नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे आज के 27वें एपिसोड में, हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम है आपका विश्वास हमारा प्रयास। आज हम हमेशा की तरह एक और स्कूल ऑफ स्टडी के से संबंधित जानकारी लेके आपके सामने प्रस्तुत हैं। इससे पहले कि हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ मैं आपका तारुफ कराऊं, मैं ये बताना चाहूँगी कि कार्यक्रम के दौरान जो भी जानकारी दी जा रही है, अगर उसमें आपको कोई भी डाउट्स हों, आप कुछ भी क्लैरिफिकेशन लेना चाहें, तो आपके स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल हो रहे नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं और कार्यक्रम के दौरान ही हमारे एक्सपर्ट्स आपकी समस्याओं का निदान करेंगे। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आज हम हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन से संबंधित जानकारी लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो हमारे साथ आज एक्सपर्ट पैनल में हैं प्रोफेसर सीबी शर्मा जी, नमस्कार। और डॉक्टर भारत भूषण। प्रोफेसर सीबी शर्मा हमारे स्कूल ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टर हैं और पिछले 3 दशकों से भी ज़्यादा समय से वो उच्च शिक्षा में अपना योगदान देते आए हैं और इग्नू में भी उनका काफ़ी लंबा योगदान है, काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के चेयरपर्सन भी रहे हैं। उन्होंने ओपन एजुकेशन को, हायर एजुकेशन को काफ़ी हद तक एनरिच किया है अपने एक्सपीरियंस से और वास्ट बॉडी ऑफ पब्लिकेशंस है उनका। कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में भी आप रहे, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया और अब पिछले कई सालों से, कई दशकों से मैं कहूँगी, इग्नू आपके एक्सपीरियंस का लाभ उठा रहा है। इग्नू के स्टूडेंट्स आपके एक्सपीरियंस का लाभ उठा रहे हैं और आज इस कार्यक्रम में हम उसी एक्सपीरियंस के माध्यम से हमारे स्टूडेंट्स और हमारे शायद भावी विद्यार्थी जो होंगे उनको हम थोड़ा सा मार्गदर्शन देना चाहेंगे। जी बिल्कुल। तो बहुत धन्यवाद आपका आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए प्रोफेसर शर्मा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, बहुत बहुत धन्यवाद भारत भूषण जी जो मेरे सहयोगी हैं और हम सब साथ काम करते हैं। आपका सबसे पहले तो आभार कि आपने आज ये मौका दिया है कि हम अपने विद्यार्थियों से और भावी विद्यार्थियों से चर्चा कर सकें। जैसा भावना जी ने बताया, हम आज शिक्षा से जुड़े जो कार्यक्रम है, शिक्षा विद्यापीठ, उसकी चर्चा करेंगे और उनकी बात करेंगे कि आप किन कार्यक्रमों में नामांकन करा सकते हैं, उसका क्या लाभ होगा, विद्यापीठ करती क्या है, किन क्षेत्रों में काम करती है, इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आप जैसे शुरू करती हैं हर कार्यक्रम को, तो बताइए कि कहाँ से शुरू किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम सबसे पहले उन विद्यार्थियों की आवश्यकता, उनकी नीड को ध्यान में रखते हुए शुरू इससे करेंगे कि जिन्हें नहीं पता हमारी शिक्षा विद्यापीठ कब शुरू हुई, जी, किस मैंडेट, किस मिशन के साथ शुरू हुई और हम वहां से लेके आज यहाँ तक का जो सफर तय कर चुके हैं उसमें क्या माइलस्टोन्स रहे, उनको हम पहले वो बैकग्राउंड देंगे और आगे बढ़ेंगे सर। जी बिल्कुल। और सबसे पहले तो हम आभार प्रकट करें अपने माननीय कुलपति जी का, प्रोफेसर नागेश्वर राव जी का, कि जिनके आशीर्वाद से, जिनकी इच्छा के कारण हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं। और आज किन्हीं कारणों से माननीय कुलपति जी उपस्थित नहीं हैं, लेकिन आमतौर पर हमारे साथ वो रहते हैं, तो उनका भी आभार और विश्वविद्यालय का आभार। और जैसा भावना जी ने कहा, हम चर्चा यहाँ से शुरू करेंगे कि शिक्षा विद्यापीठ के कार्यक्रम क्या हैं, वो क्या करती है और क्यों। भावना जी, अगर सही तौर पर बताएं तो शिक्षा विद्यापीठ पहला विद्यापीठ है जो इग्नू में बना था जी। विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि हम उच्च शिक्षा में, चूंकि शिक्षकों का प्रशिक्षण नहीं होता है और शिक्षक जो उच्च शिक्षा में पढ़ाते हैं उनको ये मालूम नहीं होता है कि उनके दायित्व क्या हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं होती हैं। वो तो विषय पढ़ के आते हैं और विद्यालय शिक्षा से अलग इतर ये सीधा क्लास में जाके पढ़ाना शुरू कर देते हैं। विद्यालय शिक्षा में तो उनकी ट्रेनिंग होती है, बताया जाता है बच्चे कौन होंगे, क्या होंगे, उनको कैसे पढ़ाना है, पढ़ाने का तरीका क्या होगा, जिसको हम पेडागॉजी कहते हैं। उच्च शिक्षा में ये नहीं होता है, लेकिन
जैसा कि भारत जी को ज्यादा पता है कि 1986 के राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये साफ साफ कहा गया था कि उच्च शिक्षा के शिक्षकों का भी प्रशिक्षण होना चाहिए। और उसी समय में विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही थी, तो शिक्षा नीति में भी ये कहा गया कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इस काम को उठाए और बड़े पैमाने पर जो उच्च शिक्षा में शिक्षक हैं उनका प्रशिक्षण करे। तो जब विश्वविद्यालय की स्थापना हुई तो सबसे पहले इसकी आवश्यकता महसूस की गई कि एक तो उच्च शिक्षा में जो लोग पढ़ा रहे हैं उनको प्रशिक्षित किया जाए। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन, जिसको हम लोग डिप्लोमा इन एजुकेशन के नाम से शुरू किए थे, बाद में उसका नाम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन कहा गया। तो इस पर 1 मिनट हम लोग और चर्चा कर लेंगे। देखिए, उच्च शिक्षा में बाद में 86 के शिक्षा नीति के कारण ही एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस की स्थापना की गई थी। शिक्षक वहां आएंगे, अपने विषय में जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हैं उन पर सीखेंगे, जानेंगे और एंड्रोगॉजी भी सीखेंगे कि बड़ों को कैसे पढ़ाया जाए, बड़े बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। तो इन दोनों चीजों के लिए एकेडमिक स्टाफ कॉलेजेस की स्थापना की गई थी और उसके समरूप ये कहा गया था कि दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय भी शिक्षकों का प्रशिक्षण करेगी। और हमारे डिप्लोमा इन एजुकेशन, जिसको हम बाद में कह रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन का नाम दिया गया, उसको इक्विवेलेंट टू 2 programs of academic staff college, रिफ्रेशर एंड ओरिएंटेशन के बराबर माना गया था। जो दूसरा बड़ा क्षेत्र वो अभी भी मान्य है और अभी भी हम उस कार्यक्रम को चला रहे हैं। तो एक तो जो हमारे देखने वाले सुनने वाले आज उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनको मैं निश्चित तौर पर यह कहूंगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन जरूर करें, इससे बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगा। एक तो फिलॉसफी ऑफ हायर एजुकेशन क्या है, जिसकी चर्चा भी हम किए कि विद्यालय शिक्षा में हम रिगरस ट्रेनिंग करते हैं व्यक्ति का, तब वो जाकर के टीचर बनते हैं और क्लास में उनको हम घुसने देते हैं। क्या कारण है कि उच्च शिक्षा में नहीं है? सीधा शिक्षक मास्टर्स करता है या पीएचडी करता है और वो शिक्षक बन के इस क्लास में चला जाता है, पढ़ाना शुरू कर देता है। तो क्या वो जो पेडागोजी है, जो साइंस ऑफ टीचिंग लर्निंग है, वो हायर एजुकेशन में नहीं जरूरी है? और वही जो गैप था वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन। पुनः मैं दोहराऊंगा कि जो शिक्षक, all those teachers who are watching today and they are in higher education, do definitely look at the program structure of postgraduate diploma in higher education and take admission. It is very, very good program which will give you a wide understanding of higher education, philosophy of education, why higher education, research in higher education, global scenario in higher education, how do different universities handle higher education, what is the purpose, why were universities created, and how do they take up various areas of education. So first and foremost, I would say that those who are watching this program today are in higher education must take admission in postgraduate diploma in higher education. The second major assignment of IGNOU was, when it was established, to prepare personnel for distance education. Let me also give a small background, Bharatji, about distance education. When IGNOU was established, there was already a university. You know very well about it, Andhra Pradesh Open University. And Professor G. Ram Reddy, who was instrumental in establishing the Andhra Pradesh Open University, was also appointed the officer on a special duty and later became the Vice Chancellor. Professor Reddy had very clear understanding of it, that it's completely different system of education, unlike classroom teaching. So we need to prepare personnel for handling higher education, various areas, because it's complete new pedagogy. So another diploma that was started was diploma in distance education, so that those who intend to work for higher distance education can undergo this program and be prepared to take up the charge of distance education. And also understand the nitty-gritty of the distance education system, how they will be, trained, and what is the importance of distance education in expanding the aura of education in the country. Exactly. So those who would be working in it and those who would be handling the system at the grassroots level. So if I can explain slightly more, those who would be writing material, so they had to be trained
to understand what is self-instruction material. Those who would be designing and developing audio-video material, they had to be trained in media in education because it was not exactly the media in entertainment. So that was another area. And as you said, that those who would be handling the students at the study center level, they also had to be trained who is a distance learner. And is he or she different to one who is sitting in a classroom? So another diploma that was started initially was Diploma in Distance Education, which became Postgraduate Diploma in Distance Education, then Master of Art in Distance Education. Now we have a number of programs and so much material has been designed and developed. Again, I will say, those who are working at the study centers, either of IGNOU or of any other open university, and including open schools. Open schools have expanded so much. In fact, the National Institute of Open Schooling is as large as Indira Gandhi National Open University. Similarly, it has about 3 million students on its rolls and expanded to many other countries like IGNOU. So those who work or intend to work in the Indira Gandhi National Open University or at the school open schooling level, which has also branches in various states, they should do this diploma in distance education, and those who want to excel in it should do a Master of Art in Distance Education. So I hope we have answered your question, rather a long answer, that it was started in 1987 and these were the first programs. It was established to prepare personnel for distance education. Thank you so much, sir. This is a very comprehensive overview and I'm sure this has set the tone, just the right tone for the program today. So since we have already given a brief understanding of the postgraduate diploma in higher education and postgraduate diploma in distance education, now the next thing that would come to some of our viewers' minds would be that there is, of course, a very big chunk of students who are who always express their interest in the B.Ed program, and then there are other programs offered by the school and the research degree program. And also how we bifurcate the programs that are offered by IGNOU in terms of the ODL programs and online programs, right? Online is a new factor that has emerged on the scene for IGNOU, and I'm sure the students are also looking forward to obtaining knowledge about that. So let us try and cover this ground too. Look, education as a discipline has two major areas. One, education as a discipline, and education as a profession. As a discipline, we design and develop courses which develop understanding in education, like what I would say, higher education as a system. Research as an integral part of higher education. The whole higher education as a system which emerges from economics of education, sociology of education, philosophy of education, politics of education. So it pulls its corpus from various disciplines and becomes a discipline in its own right. Right. Sometimes people also say that education is not exactly a discipline, it is an area study. Because it pulls its content corpus from various other areas like economics of education. Those who are working in the area of economics of education, how much money should be put in, how much return can one get by spending in education and things like that, is purely economics or not education, but it also requires understanding of education. So we bifurcate the whole discipline into two areas. One is design, development, understanding, research in disciplinary areas. The other major area of education is preparing personnel. Right. What you just now said कि जो हम B.Ed कराते हैं, M.Ed कराते हैं, इनके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग हम ऐसे व्यक्ति तैयार करते हैं जो कक्ष में जाकर के बच्चों को पढ़ाएं या बड़ों को पढ़ाएं, तो वो प्रोफेशनल काम है हमारा एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन का. हमारे 3-4 प्रोग्राम है, जैसे एक तो B.Ed प्रोग्राम है और एक मास्टर ऑफ आर्ट इन एजुकेशन था, M.Ed मास्टर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम था जिसको M.Ed कहते हैं.
कुछ कारणों से नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इसको 2014-15 में बंद कर दिया, ये कह के कि पहली डिग्री हम डिस्टेंस से नहीं करने देंगे और हायर एजुकेशन मास्टर्स हम डिस्टेंस से नहीं करने देंगे। ये सोच है देश की और ये एनसीटी की सोच है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। मेरे एकेडमिक के हिसाब से ये गलत डिसीजन है। दुनिया भर में हम पर्सनल तैयार करते हैं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। वैसे लोग जो हम कहते हैं कि वैसे लोग जो पहला मौका चूक गए उनको दूसरा मौका मिलना चाहिए। तो जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में, अगर वो दूरस्थ के माध्यम से मास्टर्स करना चाहें तो क्यों नहीं। लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत विचार है और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन का ये विचार नहीं है। तो वो प्रोग्राम बंद हो गया, लेकिन बीएड प्रोग्राम इग्नू करा रही है। पुनः दूरस्थ शिक्षा का देखिए भावना जी, एक खूबी है कि हम एक बड़ी संख्या को पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल। एक समय में दूरस्थ शिक्षा भारत के 25% विद्यार्थियों को शिक्षा पहुंचा रहा था, लेकिन जैसे निर्णय हुए उसके कारण ये संख्या घटती गई है कि आपने संख्या कम कर दिया या आपने ये कर दिया कि आप हमसे अनुमति, जैसे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन कहती है कि हम वही कार्यक्रम चलाएंगे जो उसकी पर अनुमति वो दे, और उनकी अनुमति अब किन कारणों से कैसे आती है इस पर मैं पुनः टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। लेकिन शिक्षाविद होने के नाते मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि इग्नू की संख्या कम की जाए। इग्नू का काम ही है, हम देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कहते हैं कि केवल 26% रेलेवेंट एज ग्रुप के बच्चे हायर एजुकेशन में हैं, और हम एस्पायर करते हैं कि 2030 तक हम इसको 50% ले जाएंगे। हम इतने कक्ष बना पाएंगे क्या, इतने विश्वविद्यालय बना पाएंगे क्या? तो दूरस्थ शिक्षा ही वो माध्यम बचता है। तो इसलिए नहीं कि अब राष्ट्र को जरूरत है तो हम दूरस्थ शिक्षा को कहेंगे आप बढ़ा लीजिए। अभी आप ऑनलाइन की भी बात कर रही हैं, ये विषय शिक्षाविदों का है, इसीलिए मैं इस पर टिप्पणी कर रहा हूं। और चूंकि आप समझना चाहती हैं कि शिक्षा एक विषय क्या है, इन्हीं विषयों की चर्चा करने का विषय शिक्षा है कि भाई 26 से 50 कैसे पहुंचेगा। आपने सर बहुत अच्छी बात की। अभी जो मास एजुकेशन है उसमें हमारी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की और डिस्टेंस एजुकेशन की एक्सपर्टीज है। और जहाँ तक हम अपने भारत देश की बात करें, भारत देश बहुत बड़ा देश है, और जहाँ तक फाइनेंसिस की बात है, डिस्टेंस एजुकेशन की जो आइडिया था वो कंसीव ही इसलिए हुआ था कि डिमांड है बहुत ज़्यादा, और हमारे पास जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उसकी लिमिटेशन को देखते हुए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके बिल्कुल हमने बिना इस सिंगल पाई खर्च किए हुए उसी इंफ्रास्ट्रक्चर से हमने अपने दायरे को बढ़ाया। बिल्कुल। और मुझे बहुत खुशी है ये कहते हुए कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का और स्कूल ऑफ एजुकेशन का जो रोल रहा है इन रीचिंग टू द अनरीच्ड एज फार एज ट्रेनिंग टू द टीचर्स इज कंसर्न इन दिस कंट्री एंड द फ्रेश स्टूडेंट्स ऑल्सो। मैं हमेशा कहता हूं सर, जब हम इंटेक की बात करते हैं, कन्वेंशनल सिस्टम में जो इंटेक, अभी आपने कहा कि जो इंटेक है वो लिमिटेड कर दिया ड्यू टू सम पॉलिसी डिसीजंस, लेकिन जब हम इंटेक की बात करते हैं कन्वेंशनल सिस्टम में जो क्योंकि इंटेक लिमिटेड होता है और रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं, डिस्टेंस एजुकेशन में हमने उसी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ के या इंस्टीट्यूशंस के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके उसमें अपना योगदान दे करके उस ऑरा को बढ़ाया था, उसको एक्सपेंड किया था। और मुझे याद है ड्यूरिंग 2000 एंड 2010 कितने सारे टीचर्स को जो लोग ऑलरेडी टीचिंग प्रोफेशन में थे उनको ट्रेंड किया। और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स ने इग्नू को रिक्वेस्ट किया था कि हमारे इतने सारे टीचर्स हैं, इनको हमें रीओरिएंट करना है, न्यू पेडागोगी से उनको हमें ट्रेंड करना है, और उस एरिया में हमने बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया स्कूल ऑफ एजुकेशन ने। और स्कूल ऑफ एजुकेशन में ये भी मानता हूँ कि इग्नू के ब्रेड और बटर में से एक स्कूल है, क्योंकि एक टाइम था जब हम देश भर में हमारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे और हम बीएड और एमएड की शिक्षा भी दे रहे थे, और हमारे विद्यार्थी अभी देश के कोने कोने में, मेरे ख्याल से सभी स्कूल्स में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पढ़ा करके और पढ़ करके भी। बिल्कुल, सबसे बड़ी संख्या में इग्नू के पढ़ाए हुए शिक्षक पढ़ा रहे हैं। मैं आपको उदाहरण दूं, 2009 में हम लोगों ने राष्ट्रीय शिक्षा का अधिकार कानून पास किया, और
शिक्षक अधिकार कानून ये कह रहा था कि 2015 तक सारे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं उनको प्रशिक्षित करना आवश्यक होगा। 1 अप्रैल 2015 के बाद जो अप्रशिक्षित शिक्षक होंगे वो पढ़ाने के हकदार नहीं रह जाएंगे, इनएलिजिबल हो जाएंगे। 2017 में आकर के जब हम लोगों ने आकलन किया तो पता चला कि लगभग 12.5-13 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं, शिक्षक हैं जो विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं लेकिन अप्रशिक्षित हैं। राष्ट्र के सामने कोई रास्ता नहीं था कि हम उनका प्रशिक्षण कैसे कर पाएं। तब के तत्कालीन शिक्षा मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी एक बिल लेके गए पार्लियामेंट को में और एक्सटेंड कराया उसका पीरियड, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ने 2017-19 में 12.5 लाख शिक्षकों का प्रशिक्षण किया। आप पूरे देश की स्थिति को अगर देख लें तो आपके पास 12.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था ही नहीं है। उस वक्त हम लोगों ने यह कैलकुलेट किया था कि जितने हमारे पास कॉलेजेस हैं, जितने सीट हैं, उसमें 37 साल लगेगा इन सभी शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में। यह चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि जो लोग शिक्षा से जुड़े हैं और दूरस्थ शिक्षा से जुड़ना चाहते हैं वो ये समझें कि दूरस्थ शिक्षा में वो ताकत है कि एक बड़ी संख्या को छोटे समय में शिक्षा प्रशिक्षण पहुंचा सकती है। तो यही काम शिक्षा विद्यापीठ करता है कि हम बड़ी संख्या में शिक्षकों का प्रशिक्षण करते हैं। तो बीएड प्रोग्राम जो मेरा है वो हम 2,500 सीट हमारे पास है, जो एनसीटी का अप्रूवल है उसके हिसाब से, जो बहुत कम है। हम लगातार मांग करते रहें कि इसको बढ़ाना चाहिए। हमको बड़े राष्ट्र को पहुंचना है, बड़े राष्ट्र की सेवा करनी है, और हमारे प्रधानमंत्री जी बारी बारी से ये कह रहे हैं कि हम द्वार तक पहुंचाएंगे, सबों को शिक्षा पहुंचाएंगे। तो यह निर्णय कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि विरोधाभास है प्रधानमंत्री के विचार का। इसको बढ़ाना चाहिए और पूरे देश में हर राज्य में हमें शिक्षकों में प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण, देखिए प्रशिक्षण कोई एक बार जीवन में नहीं होने की चीज है। हम एक बार प्रशिक्षित होते हैं, पढ़ाने लगते हैं, लेकिन किताबें बदल जाती हैं, कंटेंट बदल जाता है, करिकुलम बदल जाता है, प्रशिक्षक वही रहते हैं। दुनिया के अच्छे जो देश हैं जो शिक्षा में बेहतर कर रहे हैं वो अपने शिक्षकों का लगातार प्रशिक्षण करते रहते हैं, और ये काम दूरस्थ शिक्षा से ही होना चाहिए। जब हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बना रहे थे, मेरा शिरकत रहा है उसमें, मैं खास करके विद्यालय शिक्षा से जुड़ा रहा। हम लोगों ने 50 घंटे कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात की है। उसमें 1.5 करोड़ विद्यालयों के शिक्षक हैं, लगभग 25-27 लाख शिक्षक उच्च शिक्षा में पढ़ाते हैं और 1.5 करोड़ शिक्षक विद्यालयों में पढ़ाते हैं। इन 1.5 करोड़ शिक्षकों को हर साल 50 घंटे का प्रशिक्षण कौन देगा? ये हम लोगों ने तब यही सोचा था कि ये दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से होगा, शिक्षक स्व अध्ययन के माध्यम से ये करेंगे। शिक्षकों का लगातार प्रशिक्षण तो जरूरी है, उनको अपडेट करना जरूरी है, लेकिन हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो दूरस्थ शिक्षा ही कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम शिक्षकों का प्रशिक्षण करते हैं और पुनः प्रशिक्षण में लगातार कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट में दूरस्थ शिक्षा का योगदान हो सकता है, तो हम वो करते हैं। और ऐसे ही कार्यक्रम, आपने तो 2 ही की चर्चा की, मास्टर इन एजुकेशन एमएड जो अब बंद है वो हम नहीं ऑफर कर रहे हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन पुनः हमें अनुमति देगी कि मैं उस कार्यक्रम को चलाऊं, मेरा विद्यापीठ चलाए, और हम चाहते हैं चलाना। दूसरा बीएड है जो कि हम लोग दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से चलाते हैं, 2,500 सीट हैं। उसके लिए हम एक एडमिशन टेस्ट लेते हैं, जो लोग पास करते हैं उनको राज्यों के आधार पर, जिन राज्यों से अच्छे रिजल्ट होते हैं उनमें सेंटर्स बना करके उनका प्रशिक्षण कराते हैं। तो अभी वो 2,500 है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10% एक्स्ट्रा सीटें हैं, ये है। लेकिन तीसरा जो बीएड कार्यक्रम अब मेरे पास आ रहा है वो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। पुनः राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने यह तय किया कि पहले बैच में हम दूरस्थ शिक्षा से आईटेप नहीं कराएंगे इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन। तो पहली बार इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में चलाने जा रही है। आपके सुनने वाले शायद ज्यादातर शिक्षक या भावी शिक्षक होंगे, तो उनके लिए मैं ये बता दूं कि ये 4 साल का कार्यक्रम होगा।
जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह कहा गया कि शिक्षक प्रशिक्षण अब 4 वर्षों का होगा। पहले ये 2 साल का था, अभी भी 2 साल का है, जिसको हम 4 साल करने जा रहे हैं। क्या होगा? हम पहले केवल पढ़ाने का प्रशिक्षण करते थे, लेकिन दुनिया का उदाहरण इससे उल्टा है। जहां भी अच्छा प्रशिक्षण होता है शिक्षकों का, वो विषय और पढ़ाने का प्रशिक्षण, विषय और पढ़ाने का प्रशिक्षण। जैसे कोई अगर फिजिक्स का टीचर बनना चाहता है तो फिजिक्स पढ़ेगा, साथ में इसको कैसे पढ़ाया जाए ये भी सीखेगा। अब ये हम भारत में भी ला रहे हैं, जिसको इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के नाम से लाएंगे। तो अब इग्नू पहली बार देश में 42 संस्थाओं को ये अनुमति मिली है कि वो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करें, जिसमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का शिक्षा विद्यापीठ इस कार्यक्रम को चलाएगा। तो हम 300 विद्यार्थियों को फेस टू फेस मोड में बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड कराएंगे। 100 विद्यार्थी बीए बीएड करेंगे, 100 विद्यार्थी बीएससी बीएड करेंगे और 100 विद्यार्थी बीकॉम बीएड करेंगे। इन विद्यार्थियों को भावना जी ये छूट रहेगी कि ये 3 साल के बाद अगर चाहें तो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट का प्रोविजन लेके आई है, उसके आधार पर 3 साल के बाद ये बीए, बीएससी या बीकॉम की डिग्री लेके निकल भी सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो विद्यार्थी 70% से ज्यादा अंक लाएंगे, जैसा अभी नीति कह रही है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की, वो 4थे वर्ष में जाएंगे और फुल फ्लेज्ड बीएड का उनको फिर मिलेगा, तो वो बीए बीएड हो जाएंगे। अब यही जाकर के एलिजिबल होंगे स्कूलों में पढ़ाने के लिए। तो आपकी बात सुन के जिस तरह से मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही अच्छा मौका होगा, काफी हमारे दर्शक इससे उत्साहित हो गए होंगे सुनकर, तो शायद वो ये भी जानना चाहेंगे कि इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन लेने का क्या प्रोसेस होगा, क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, ये हम उनको बता दें फिर कार्यक्रम में बिल्कुल आगे बिल्कुल, बहुत सही आपने कहा कि इस चर्चा को सुन करके तमाम विद्यार्थी उत्सुक होंगे कि हम इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम करें। देखिए, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में एडमिशन 12वीं के बाद होगा और इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक नेशन वाइड एडमिशन टेस्ट, जिसको हम लोग एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से कहते हैं। हर कोई जो शिक्षक बनना चाहता है वो नहीं बन पाएगा, उसको एक एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा और उस एप्टीट्यूड के माध्यम से जो लोग पास होंगे वही इन संस्थाओं में एडमिशन लेंगे। तो ये एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा और जब ये विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, अभी तो पहला बैच एडमिट हो चुका है, जैसा कि हमने बताया कि 42 संस्थाओं को ये अनुमति दी गई है कि वो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम कराएं। अगले बैच में शायद 100 तक जाने की इच्छा है एनसीटी की। तो एनटीए ये टेस्ट करेगा और एप्टीट्यूड टेस्ट करके इनका एडमिशन करेगा। अब कोई भी विद्यार्थी देश के किसी भी संस्था के लिए फॉर्म भर सकता है और उसका एडमिशन हो सकता है। मान लीजिए मणिपुर का कोई विद्यार्थी है और वो दिल्ली में इग्नू में पढ़ना चाहता है, तो फॉर्म भरे, अगर वो मेरिट लिस्ट में आता है और इग्नू के मेरिट में आ जाता है तो इग्नू में आके पढ़ेगा। तो हम पहला बैच शुरू करने जा रहे हैं। अगले बैच के एडमिशन का मुझे लगता है ऐसा कि ये मार्च अप्रैल तक आएगा। उसी वक्त आपका +2 का रिजल्ट भी आता है, तो जब +2 का रिजल्ट आएगा उसी वक्त एनटीए आईटेप का एडमिशन टेस्ट करेगी, उसके बाद ये संस्थाएं शुरू करेंगी। हम लोग अभी शुरू करने जा रहे हैं। पहले बैच में थोड़ा देर हुआ है क्योंकि हम सब सीख रहे थे और कर रहे थे, तो हम पहला बैच शुरू कर रहे हैं। 3 चीजें +2 के बाद शुरू होगा। आपको 3 स्ट्रीम में सेलेक्ट करना पड़ेगा, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। लेकिन भावना जी एक चीज और बता दो कि ये तो सेकेंडरी के टीचर की बात मैं किया जी। अब जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है कि विद्यालय शिक्षा को हम 4 स्ट्रीम में बांट रहे हैं। पहला फाउंडेशन है, दूसरा प्रिपरेटरी है, तीसरा मिडिल है, चौथा सेकेंडरी है। तो इन चारों स्ट्रीम में एडमिशन होगा। लेकिन हम अभी थोड़ा विराम लेते हैं और विराम से जब लौटेंगे तो इन पर चर्चा विस्तार से करेंगे और बताएंगे कि ये चारों स्ट्रीम क्या है और कैसे इसमें पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। विराम के बाद हम फिर से आपके सामने प्रस्तुत होंगे, हमारे साथ बने रहिए।
वेलकम बैक। हमारे अंतराल के बाद हम अपने दर्शकों का फिर से स्वागत करते हैं और अंतराल पे जाने से पहले प्रोफेसर शर्मा से चर्चा हो रही थी और वो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे। उसी चर्चा को हम जारी रखेंगे। जो लोग हमारे साथ देर से जुड़े हैं किन्हीं कारणवश, मैं उनको बता दूं कि आज हम इग्नू की शिक्षा विद्यापीठ के जो प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में, उन पाठ्यक्रमों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ उन सारी विषयों के बारे में और जो भी शिक्षा से जुड़ी हुई, शिक्षा विद्यापीठ से जुड़े हुए जो कार्यक्रम हैं उनसे संबंधित जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं। हमारे माइंड्स को एनरिच कर रहे हैं प्रोफेसर सीबी शर्मा, जो हैं निदेशक शिक्षा विद्यापीठ के इग्नू में। और ये बोलते बोलते मेरे दिमाग में एक ख्याल आया कि एक मैल्कम एक्स का कोटेशन था, दैट द पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू रिप्लेस एन एम्प्टी माइंड विद एन ओपन वन। और हम ओपन यूनिवर्सिटी हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, हमारा काम ही यही है कि हम सही चीजें दिमाग में डालें और एक ऐसा व्यक्ति तैयार करें जो राष्ट्र नहीं विश्व के लिए उपयुक्त पर्सन है, ग्लोबल ह्यूमनिस्ट इंडिविजुअल्स। तो बहुत सही आपने कहा और इसी का प्रयास भावना जी जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है वो है। देखिए आज तक हम 2 साल का बीएड प्रोग्राम कर रहे थे, पहली बार 4 साल करने जा रहे हैं। और जो दूसरी बड़ी बात है, हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि जो शिक्षक प्रशिक्षण है वो छोटे बच्चों के लिए अलग और बड़े बच्चों के लिए अलग होना चाहिए। हमने बीएड के नाम से एक ही कार्यक्रम चलाया जो केवल 14 से 18 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम लोगों ने विद्यालय शिक्षा को 4 भागों में बांटा है। पहला है फाउंडेशन जो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए है। दूसरा है प्रिपरेटरी जो 8 से 11 साल के बच्चों के लिए है। तीसरा है मिडिल जो 11 से 14 साल के बच्चों के लिए है। और चौथा है सेकेंडरी जो 14 से 18 साल के बच्चों के लिए। अब शिक्षक प्रशिक्षण भी इन 4 कैटेगरीज के लिए अलग अलग होगा। तो आईटेप जो है, जैसा हमने अभी आपको बताया था कि बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड होगा, वैसे ही बीएड फाउंडेशन होगा, बीएड प्रिपरेटरी होगा, बीएड मिडिल होगा। तो इनमें भी दाखिला इस बार लिया गया है छोटी संख्या में। जो सुनने वाले, देखने वाले ये चाहते हैं कि वो छोटे बच्चों को पढ़ाएं, उनको पढ़ाने में मन लगता है, आप तैयारी करिए। और अगर आप 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं तो अगले साल निश्चित तौर पर आईटेप एडमिशन के लिए फॉर्म भरिए और फाउंडेशन चुनिएगा कि आप 3 से 8 साल के बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए एक परेशानी रही हमारे देश में कि जो सेकेंडरी को पढ़ाते थे, जिनको हम टीजीटी ट्रेन ग्रेजुएट टीचर कहते थे, वो हमेशा ये प्रयास करते रहते थे कि हम सीनियर सेकेंडरी को या 11वीं 12वीं को पढ़ाएं और पीजीटी कहलाएं। उनकी सैलरी भी ज्यादा थी। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बाद जब शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे तो कहा था कि जो सबसे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं वो सबसे जरूरी काम करते हैं, वही तो फाउंडेशन डालते हैं पढ़ाने का, उनकी सैलरी भी क्यों कम हो। तो आने वाले समय में उनके लिए भी अलग से प्रशिक्षण होगा आईटेप का, जो फाउंडेशन होगा, जो आईटेप प्रिपरेटरी होगा, आईटेप मिडिल होगा, आईटेप सेकेंडरी होगा। मुझे लगता है कि आप निश्चित तौर पर इस चर्चा के बाद उत्सुक होंगे कि आप जानें कि शिक्षक प्रशिक्षण में क्या बदलाव आ रहा है और स्वयं पता करेंगे। नहीं तो आप शिक्षा विद्यापीठ के ईमेल आईडी soe@ignu.ac.in पर आप मेल भेजिए, हम लोग आपके प्रश्नों का जवाब भी भेजेंगे। इसके आगे की चर्चा हम करें कि हम और किन क्षेत्रों में काम करते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर आपका यही हम जानना चाहेंगे, क्योंकि हमारे साथ अवश्य वो विद्यार्थी या वो भावी विद्यार्थी भी जुड़े होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई और कार्यक्रम है जो शिक्षा विद्यापीठ चलाती है। तो द प्रोग्राम्स, द बास्केट ऑफ द स्कूल ऑफ एजुकेशन is full of a wide array of programs. जी बिल्कुल। And we would not want to leave out any of them. देखिए बहुत बढ़िया आपने हमको मौका दिया है कि जो प्रोफेशनल टीचर तैयार करने के जो एरियाज हैं, जो बीएड और एमएड या आईटेप के थ्रू करते हैं हम, लेकिन
हम एमए एजुकेशन भी देते हैं। ये इनफैक्ट इग्नू का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। देश भर में जो शिक्षक पढ़ाते हैं वो एमए एजुकेशन करके भी पढ़ा सकते हैं। मैं ये बात निश्चित तौर पर साझा करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब यह निर्णय दे दिया है कि एमए एजुकेशन और एमएड में कोई भेद नहीं होगा, ये दोनों बराबर के डिग्री हैं। तो जो लोग एमए एजुकेशन करते हैं इग्नू से, वो जाकर के विद्यालयों में पढ़ा भी सकते हैं। एक बड़ा कार्यक्रम है एमए एजुकेशन का। इनफैक्ट मैं ये कहूं कि बहुत सारी ऐसी माताएं जो पढ़ी लिखी हैं, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नौकरी नहीं करती हैं, और आपके बच्चे हैं, उनको समझना, उनको पढ़ाना, उनके लिए अच्छी पढ़ाई कैसे कराई जाए, उनको किन सुविधाओं मुहैया कराया जाए, ये सब समझने के लिए भी आप एमए एजुकेशन कर सकती हैं। मैं जानबूझ करके हाउसवाइफ्स को एड्रेस कर रहा हूं, आपके लिए ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है। दूसरा, वैसे लोग जो छोटे शहरों में या किसी कारणों से नौकरी नहीं करते हैं और ट्यूशन पढ़ाते हैं, उनको भी ये कार्यक्रम करना चाहिए। आप समझेंगे कि पेडागॉजी क्या है। तो शिक्षा विद्यापीठ का एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम है मास्टर ऑफ आर्ट इन एजुकेशन, एमए एजुकेशन। This is a program which is very suitable for those who are well educated, they have children or they handle children, or they who want to understand education. Even those who provide private tuition, they can also do this program and they would hugely benefit from this program. Besides the Master of Education program, we have postgraduate diploma in school leadership and management. Teachers who are in school and dream or intend to become principal someday. हमारे साथ कोई कॉलर जुड़े हैं प्रोफेसर शर्मा राजस्थान से, हम उनका प्रश्न ले लेते हैं। जी बिल्कुल। हेलो, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? हमारे साथ जो कॉलर जुड़े हैं, मैं उनको संबोधित कर रही हूँ, क्या वो हमें सुन पा रहे हैं? अच्छा, हमारा संपर्क टूट गया है। जी बिल्कुल, संपर्क टूट गया है, लेकिन मैं आपको पुनः ये बता दूं कि आपके अगर प्रश्न हैं तो आप हमें ईमेल भेजें soe@ignou.ac.in पर। आपके मेल का निश्चित तौर पर जवाब दिया जाएगा। तो हम छोटे छोटे डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी चलाते हैं जो विशेष समूह के लिए बड़े अच्छे होते हैं। जैसे मैं एक बात बताऊं कि जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में और वो आगे चल के लीडरशिप रोल लेना चाहते हैं, स्कूल का फाइनेंसेस कैसे मैनेज किया जाए, डिसिप्लिन कैसे किया जाता है, स्कूल के रिसोर्सेज कैसे मैनेज किए जाते हैं, इन सबको आप अगर जानना चाहते हैं तो हमारा एक अच्छा डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी के टीचर हैं, आप टेक्नोलॉजी हैंडल करते हैं, तो आप जानना चाहेंगे कि अभी रीसेंट डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी में क्या हुए हैं और उनका हम उपयोग कैसे विद्यालयों में कर सकते हैं, तो आप ये कार्यक्रम भी कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हायर एजुकेशन की चर्चा मैं कर चुका हूं। अगर आप हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, आप जानना चाहते हैं उच्च शिक्षा क्या है, इसका दर्शन क्या है, there is a whole philosophy behind higher education. Why provide higher education? You can just do 12 and work, but then why do we need a specialist? So you can do PGDHE, postgraduate diploma in pre-primary education. Although we have put this program on hold because we are undergoing a revamping of the courses in teacher education, so postgraduate diploma in pre-primary is on the hold. We have another program as postgraduate diploma in educational management and administration. Similarly, those teachers who have to manage schools, their management, their administration, deal with government, deal with other issues of the government. You have to file your reports, you have to get accreditation done, you have to get regular updation of school resources. And there are various agencies now coming in which are accrediting agencies and re-accrediting agencies. So you can know what are they. Another major area of education is adult education. You would know that a large number of adults
in various countries, including India, are either illiterate or semi-literate. So, to handle them, we have a whole area. In fact, we had done away with, or it was on the back burner in the period pre-National Education Policy 2020. But the National Education Policy 2020 has reinstated the adult and lifelong learning. So, again, if you are interested in adult education, if you want to work in that area, there is a diploma, in fact now also a master's in adult education. We have come up with a number of courses in adult education. I would definitely like to invite you and request you to visit the website of IGNOU and go to the School of Education web page. We have all the courses mentioned there and details of the courses. So you would be able to know who should take admission, what is the duration, what is the fees, which are the courses that are taught. And in fact, we also have the material online. So before really taking admission, you can look at the material, you can convince yourself, or assure yourself that you have chosen the right program. So similarly, diplomas in adult education and professional development of teachers. That is another very important certificate that we offer, certificate in professional development of teachers. This at the moment we are offering to the teachers of Navodaya Vidyalaya. You would know Navodaya Vidyalaya is a very different system of schooling. It's completely residential. The philosophy is different. The children who are selected and put there are different. Even the work, the job of the teachers is very different. Handling a school, teaching in a classroom and teaching children who are continuously on a campus, in hostel, is entirely different ballgame. Right. Their psyche, their whole understanding, their behavior changes when they are in a hostel or on a residential. So, we have tailor-made this program for the teachers of Navodaya Vidyalaya. Bhanaji, I would definitely like to share with your viewers that IGNOU and School of Education particularly takes up special projects for teachers of a particular system of education. Right. Now, you have Kendriya Vidyalaya, you have Navodaya Vidyalaya, you have similarly Sainik schools, right, and other schools. We take up projects in conjunction with these agencies, understand their requirement and design and develop projects especially for them. Like we have undertaken to train 10,000 Navodaya Vidyalaya teachers. Right. We are in the process at the moment. We have already trained more than 3,000 teachers, and we are going ahead with training of other teachers. The major assignment of training of teachers in Navodaya Vidyalaya becomes the campus life. Right. And how do they cope up with the pressure of a campus life? Also, how best they can prepare these students for the life, because they are staying away from parents. So the challenge is, one is content. How do we transact content? The second is, how do we handle a contrived situation of a campus life? True. That's very I'm emphasizing on this because there might be institutions, there might be systems which would like to get their teachers trained for a particular purpose. IGNOU undertakes such projects and trains teachers. Another very important program which I'm very keen to share, although the time is running out fast, is Certificate in Guidance. Young parents, teachers of very young children often don't understand who is a 3-year-old child. We don't know because we are not all parents. And even if we are parents, we had reared our children long back, we have forgotten how to handle a child. So, Certificate in Guidance is a very good program of the School of Education which gives all the ideas to parents and teachers who are handling very, very young children. In fact, those teachers who are teaching to 3 to 8, आंगनवाड़ी टीचर्स के लिए मैं कहूँगा, उनके लिए कार्यक्रम अभी इग्नू तैयार कर रहा है, लेकिन जो पढ़ा रहे हैं आंगनवाड़ी में, जो पढ़ा रहे हैं छोटे बच्चों को, जो माता पिता हैं छोटे बच्चों के, उनको निश्चित तौर पर ये सर्टिफिकेट इन गाइडेंस कार्यक्रम, जो पाठ्यक्रम है इग्नू का, वो करना चाहिए. वो समझ पाएंगे कि बच्चा कैसे रिएक्ट करता है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, मेंटल डेवलपमेंट क्या है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट क्या है. हम उनको भी बड़े बच्चों जैसा ट्रीट करने लग जाते हैं. तो अगर आप
आपके पास कोई छोटा बच्चा है जिसको कि आप पढ़ाते हैं या हैंडल करते हैं, तो सर्टिफिकेट इन गाइडेंस प्रोग्राम आपको करना चाहिए। समय की कमी है इसलिए मैं इस पर तो ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन एक कार्यक्रम जिसकी चर्चा मैं खत्म करने से पहले जरूर करूं कि शोध एक ऐसा एरिया है, रिसर्च इज एन एरिया वेयर IGNOU and School of Education in particular puts great emphasis. Right. Those students who intend to become teachers and would like to do research, there is a very robust PhD program of the School of Education. We have a rigorous system of admission to the PhD program. I would especially invite those and request those who have got the NET cleared to apply to IGNOU and write their exams. In fact, some students are exempted from writing the exam as well. They can be called directly for the interviews and then admitted. IGNOU provides large scope for research in various areas. I'm saying this large scope because we have a very large department of faculty with various backgrounds. We have national experts from psychology, from sociology, from special education. We are a large department or people who have very extensive experience and expertise in handling special education. The Rehabilitation Council of India has recently approved IGNOU School of Education as a department to offer the Bachelor of Education in Special Education and Master of Education in Special Education. We would now be preparing teachers to go and become teachers of special children. They will not only be teaching special children, they would be normal BA teachers, but specialization in handling special children. I'm sure you would know that the Disability Act was revised in 2016 on the insistence of the Honorable Prime Minister Narendra Modi, and various new areas of disability have been included. We handle all of them. I would definitely request, if you are teaching to children or if you are in a school where you have differently abled children, disabled children, you must do this program. This will give you a great understanding in handling differently abled, disabled children. These are some of the areas. I'm sure you have other things to handle. We are left with only 9 minutes. So perhaps... Thank you so much, Professor Sharma. The spectrum of programs and the large body of work that School of Education has been doing and is still doing, I think it is, it is an understanding. It gives us an understanding of the fact that there is so much contribution that the School of Education is making, not only for the IGNOU students, but for teachers and parents, maybe those who just want to understand for their own appreciation of education at various levels of a person's growth. This is an amazing range that the school is covering, and I would like to offer my congratulations to the school for doing such a lot. Before we go ahead to other aspects, I would also want to ask Dr. Bharat Bhushan, who is the director SSC, who is there with us today. I would like to ask him, we have been talking about the programs of the School of Education, and Professor Sharma has given us a comprehensive and an extensive understanding, and I'm sure our viewers are raring for more. So before we do that and give them further details about how they can gather more information, I'm sure they would also want to know about the recognition status of IGNOU's programs, about the employability of the programs, because every person who passes out, they want to do it with a certain aim and objective in mind. Yeah, thank you, Dr. Bhavna. जो प्रोग्राम का नाम है आपका विश्वास हमारा प्रयास, आज प्रोफेसर सीबी शर्मा जी ने उसको बहुत हद तक चरितार्थ किया है जी। जो स्कूल ऑफ एजुकेशन के एक IGNOU, एक बड़ी अम्ब्रेला के तहत जो उनके एफर्ट्स हैं, उनकी जो रीच है, उनकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनकी जो अचीवमेंट्स हैं, वो हमारे विद्यार्थियों से और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे शेयर किए हैं। और
उसमें मुझे बिल्कुल कुछ भी संशय नहीं है, बल्कि मैं मुबारकबाद देता हूं कि स्कूल ऑफ एजुकेशन जो कि इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना स्कूल्स में से एक है। मुझे याद है स्कूल ऑफ एजुकेशन में से ही डिस्टेंस एजुकेशन एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रीम निकली और फिर स्ट्राइड उन्हीं का बेबी बना एक इंडिपेंडेंट सेंटर और डिवीजन के नाते। क्योंकि जैसे शर्मा जी ने बताया कि यूनिवर्सिटी में जो स्कूल ऑफ एजुकेशन के तहत हम सिर्फ शिक्षा ही प्रदान नहीं कर रहे, हम शिक्षाविद भी को भी ट्रेनिंग देते हैं और उसके लिए एक विंग बना जिसको हम स्ट्राइड कहते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन डिस्टेंस एजुकेशन। शर्मा जी ने शुरू में एक बात कही थी कि हम शिक्षा देने के साथ साथ जब हम बात करते हैं कि हम ट्रेन तो करते हैं, लेकिन सिर्फ स्कूल एजुकेशन में जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, हायर एजुकेशन में जो टीचर्स हैं वो कैसे पढ़ाएं, उनकी ट्रेनिंग का क्या। तो वह ट्रेनिंग के एरिया में भी हम जो स्ट्राइड के माध्यम से हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और अभी रिसेंटली जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं हायर एजुकेशन से, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो स्ट्राइड है उसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं रिफ्रेशर्स के, उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया है एज रिफ्रेशर कोर्स इन ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दिस कंट्री। जहाँ तक रिकॉग्निशन की बात है, मैं अपने विद्यार्थियों को और जो हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उनको बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय एक विश्वविद्यालय है जो कि पार्लियामेंट एक्ट से बना है, एक नेशनल यूनिवर्सिटी है और इनके जो प्रोग्राम्स हैं उसमें जो भी प्रक्रिया देश में और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसेस होते हैं, वो सब फॉलो किए जाते हैं। जैसे एकेडमिक काउंसिल है, स्कूल बोर्ड है, बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, प्रोग्राम को कैसे कंसीव करना है और उसको कैसे लॉन्च करना है, ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। क्योंकि विद्यार्थियों को या आमतौर पर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको सिर्फ तभी पता लगता है जब प्रोग्राम बन के तैयार हो जाता है और वो यूनिवर्सिटी लॉन्च करती है, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, उसमें सालों का वक्त लगता है प्रोग्राम को। तो जहाँ तक रिकॉग्निशन की बात है, उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए इग्नू सारे ही एफर्ट्स पूरे करते हैं और इग्नू के जितने भी प्रोग्राम्स हैं वे अपनी अपनी जो कंसर्न रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जैसे अगर हम जनरल प्रोग्राम्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से सभी प्रोग्राम हमारे रिकॉग्नाइज्ड हैं। अगर हम टेक्निकल प्रोग्राम्स की बात करते हैं, प्रोफेशनल प्रोग्राम्स की, MCA, MBA, उसके लिए एक बॉडी है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, वहाँ से हमारे सारे प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी नर्सिंग के प्रोग्राम भी ऑफर करती है। नर्सिंग के जो प्रोग्राम है वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हैं। और जिस स्कूल के बारे में आज हमने चर्चा की, स्कूल ऑफ एजुकेशन के वो सभी प्रोग्राम जिनको रिकॉग्निशन की ज़रूरत है अपेक्स बॉडी से, जैसा प्रोफेसर शर्मा जी ने शुरू में अंदाज दिया था कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन अपेक्स बॉडी है टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स को कंट्रोल करने के लिए, उनसे हमारे प्रोग्राम रिकॉग्नाइज्ड हैं। और लास्ट में एक और छोटा सा एरिया आपने टच किया सर, वो था स्पेशल एजुकेशन, जिसको रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ मिलके स्कूल ऑफ एजुकेशन लॉन्च करेंगे और वो बहुत ज़ोरों से लगे हुए हैं इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए। और यह एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत सारे विश्वविद्यालय काम नहीं कर रहे हैं। इग्नू अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझता है और बढ़ चढ़ के देश के विकास में और जो देश की हमारी नीतियां हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रेम करती हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसको हम फुलफिल करने में आगे बढ़ते हैं। तो उस एरिया में भी हम चल रहे हैं आगे। और जहाँ तक यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स की इक्वलेंस की बात है, जब हम दूसरी यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं तो उसके लिए भी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन टाइम एंड अगेन they have come out with writing that there is no difference as far as quality, उसका स्ट्रक्चर को सोचें। वो सभी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से जो प्रोग्राम एक्वायर करते हैं और डिस्टेंस से एक्वायर करते हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात करें और हायर एजुकेशन में जाने की बात करें। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आज का प्रोग्राम न केवल बहुत ज्ञानवर्धक रहा बल्कि बहुत लाइवली रहा और हमारे जितना मैंने एंजॉय किया है आज के प्रोग्राम को, मुझे यकीन है हमारे दर्शकों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। मैं ये अवश्य कहना चाहूँगी कि इसी
डायरेक्शन में अगर हमारे विद्यार्थियों को, दर्शकों को कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप अवश्य स्कूल ऑफ एजुकेशन को कांटेक्ट करें। इग्नू की वेबसाइट पे सारी कांटेक्ट डिटेल्स उपलब्ध हैं। साथ ही आप स्टूडेंट सर्विस सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं यदि आपको कोई जानकारी चाहिए हो। वो सारी जानकारी भी एसएससी के वेब पेज पे उपलब्ध है। जाते जाते मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहूँगी कि जो भी उच्च शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में किसी भी लेवल पे अपना कंट्रीब्यूशन देकर देश की तरक्की में भागीदार बनना चाहें, उनके लिए हम आपके लिए एक लार्ज एरे ऑफ प्रोग्राम्स लेके इग्नू की तरफ से उपस्थित हैं। आप आएं और इनका लाभ उठाएं, क्योंकि जैसा हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी ने कहा था, शिक्षा ही वो हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं। जी, तो इसी के साथ नमस्कार, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।